जैसा कि पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, व्यावसायिक शिक्षा क्या है। शिक्षा को अपन ने जाना था जी, शिक्षा का मतलब सर्वांगीण विकास, जबकि व्यावसायिक शिक्षा का मतलब है शिक्षा का एक प्रकार। उसमें से भी क्या, किसी व्यवसाय को चलाने के लिए जो मूलभूत कौशल, योग्यता, ट्रेनिंग इत्यादि चाहिए होती है, उसको विधिवत तौर पर बच्चे को पढ़ाया सिखाना, उसकी ट्रेनिंग दी जाना, उसको ही क्या कहा अपन ने, व्यावसायिक शिक्षा कहा हुआ है। भारत में व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत प्राचीन काल से ही थी। हमेशा व्यवसाय को शिक्षा के साथ में जोड़कर देखा जाता रहा था। लेकिन अंग्रेजों के काल में ये पूरी पूरी परंपरा हमारी नष्ट हो गई। ठीक, अंग्रेजों के काल में इसको लेकर के कुछ पॉइंट्स जरूर ऐड किए गए थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। चाहे 1854 का वुड डिस्पैच हो, चाहे हार्टो कमीशन वाली बात हो, उनके तो कुछ कमिटीज वगैरह बनी हुई थी, उनको देख लीजिए। खासकर स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के पश्चात में ये आपको स्पेशली मेंशन किया गया है सिलेबस में, व्यवसायिक शिक्षा में ये आता है। कौन कौन से हैं, कुछ पॉइंट देख लें। एक तो चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854, ये सबसे पहला कहलाता है जब भारत गुलाम था औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में। तो सबसे पहला चार्ल्स वुड का डिस्पैच कब का कहलाता है, 1854 का कहलाता है। इस बात को अपन नहीं भूलने वाले। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, उसके पश्चात में कब का दिया है आपको साहब, आपको दिया है 1882, जिसको क्या भी कहा जाता है, इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। उसमें भी इस बात को उठाया गया था कि साहब दी जाए। जब नेशनल मूवमेंट हमारे स्टार्ट होता है 1905 बंगभंग के पश्चात में, तब भी कहा गया कि साहब जी भारतीय जो विद्यार्थी उनको व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। हार्टो कमेटी में तो स्पेशली कहा गया 1929 में। ठीक, सप्रू कमेटी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 1934 में बनी थी, और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यह शिक्षा दी जानी चाहिए। जाकिर हुसैन कमेटी, वर्धा शिक्षा योजना, गांधी जी 1937 जो कहलाती है, जिसमें मूलभूत शिक्षा की बात या बुनियादी शिक्षा की बात कही गई थी, वहां पर भी उस बुनियादी शिक्षा में क्या कहा गया था कि वोकेशनल एजुकेशन और उसकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। फाइनली उसके आधार पर एक कमेटी बनती है, जिसको क्या कहा जाता है, जाकिर हुसैन कमेटी। उनने भी इस बात को रिकमेंड किया था। उसी समय जॉन एबॉट, एक अंग्रेज विद्वान, उसके नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश होती है, वो बंदे ने यहाँ पर स्टडी किया, तो एबॉट वुड रिपोर्ट भी कहा जाता है 1937 की ही है इसमें भी। और सार्जेंट रिपोर्ट जो 1944 में आने वाली है, या सार्जेंट कमीशन जो आने वाली कमेटी आने वाली है, उसमें भी इस बात को कहा गया कि साहब व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ये क्यों बताया आपको फैक्ट वाइज, आपको सिलेबस में मेंशन है। इनका असेंडिंग ऑर्डर जमाने के लिए दिया जा सकता है, कौन कौन पहले तथा बाद में। तो स्वतंत्रता के पूर्व कौन कौन सी कमिटीज हैं, वो ये वाली कमिटीज कहलाती हैं। स्वतंत्रता के पश्चात में भी काफी कमेटी बनी है, कल अपन उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में, इसलिए डिटेल में नहीं, केवल उसके फैक्ट्स देख लीजिए आप थोड़ी देर। आफ्टर इंडिपेंडेंस यदि हम बात करें तो सबसे पहला 1948-49 का यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसको अपन राधा कृष्णन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, उच्च शिक्षा को लेकर विशेषकर गठित किया गया था, परंतु तब भी उन्होंने वीई की बात कही थी। उसके पश्चात में जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बनने वाला 1952 वाला, मुदालियर आयोग भी जिसको कहा जाता है ना, क्योंकि उसके अध्यक्ष कौन थे, मुदालियर जी थे, तो मुदालियर आयोग, उसमें इस बात को भी कहा गया। कोठारी कमीशन, ये वो पहला कमीशन कहलाता है जिनकी रिकमेंडेशन पर जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनेगी उसमें शामिल किया गया। ठीक, तो कौन सा कमीशन है वो, कोठारी कमीशन। उसके बाद में भी और भी कुछ बोर्ड्स बने, विशेषकर अपन देखेंगे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इसकी रिपोर्ट 1967 वाली, इस पर फोकस किया गया। नेशनल पॉलिसी हमारी आएगी 68 वाली, तब भी इस बात को कहा गया कि हाँ होनी ही चाहिए साहब की। रिपोर्ट ऑफ द वर्किंग ग्रुप्स ऑन वोकेशनल एजुकेशन, जिसको कहा जाता है, तो बनियागम रिपोर्ट करके कहा जाता है, 78 की है, ऑड नेम है, शायद आपने कम सुना हो, देख लीजिए। असेंडिंग ऑर्डर जमाने के लिए दिया जा सकता है, इस टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा। और उनके विवाद में आदिशाही रिपोर्ट जिसको कहा जाता है 77 की, ये भी हालांकि इनकी रिपोर्ट बाद में सबमिट हुई, इसमें इन्होंने साफ साफ कहा था 10+2 वाली बात। तो तीन चार नाम है रिपोर्ट्स वगैरह को लेकर के, उनको थोड़ी सा देख लीजिए, शायद असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए आपको। 1985 में
कुलंदी स्वामी रिपोर्ट आती है, ठीक, विशेष करके इसके लिए वर्किंग ग्रुप ऑन वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इस विषय पर बनती है, ये 85 वाली कहलाती है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एंड द एक्शन प्रोग्राम ऑन वीई, ये 86 की है साहब जी। 92 में जो रिवाइज की गई थी 88 वाली जो आपकी पॉलिसी, 86 वाली जो आपकी पॉलिसी थी, उसमें इस बात को कहा गया। शिवाजी बापू पाटिल आपकी रिपोर्ट, इसमें विशेषकर आपको बताएं जो 44 का सार्जेंट कमेटी थी ना, उस चीज को लेकर के फोकस किया गया, स्टडी किया गया, एनालाइज किया गया। फाइनली आपने भी इस बात को कहा। तो नाम कम सुनने के लिए आपको मिलते हैं, हो सकता है एक आध और नाम आपके साथ में जोड़ दिया जाए। और क्वेश्चन इसमें किस प्रकार से बन सकता है, कौन कौन सी कमिटीज बनी, जबकि सिलेबस में आपको स्पेशली मेंशन है, इसका मतलब है आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सी कमिटी है, उसका असेंडिंग ऑर्डर क्या है। और सबसे लास्ट में आता है आपका एनईपी 2020। सीधे सीधे आप इस पर आ जाइए। एनईपी 2020 में इस बात को साफ साफ कहा है कि भारत को एक नॉलेज हब में कन्वर्ट करना है, ग्लोबल नॉलेज पावर के रूप में हमको इसको कन्वर्ट करना ही करना है साहब। इस बात को कहा गया है 2020 की हमारी एनईपी में साहब। कौन कौन से पॉइंट्स उसमें समाहित किया गया है, एक एक करके आप इसको देख लीजिए। थोड़ी सा निबंधात्मक प्रकृति का आपको मिलेगा, हो सकता है, बट पॉइंट्स वाइज आप उसको शॉर्ट में अपने नोट डाउन कर सकते हैं, ये नोट्स आपको मिल जाएगा। सबसे पहले यदि हम बात करें क्या उद्देश्य साहब जी, भारत को एक वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाना है। एनईपी का सबसे प्राथमिक उद्देश्य है क्या बनाना है, जिसका टैगलाइन है, ध्यान रखिएगा कि उद्देश्य को लेकर के टैगलाइन ही है साहब कि भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है, ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में हमको डेवलप करना है। इसमें जनरल जो हमारी एजुकेशन होती है यानी स्कूल कॉलेज की शिक्षा जो होती है, उसके साथ में वोकेशनल एजुकेशन व्यावसायिक शिक्षा को ऐड करने की, जोड़ने की बात पर जोर दिया गया और वाकई बहुत शानदार है। पुरानी पॉलिसी से बहुत हटके है। पुरानी पॉलिसी हटके का एक एग्जांपल छोटा दे देता हूँ। पुरानी जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें ये जो एजुकेशन शामिल की गई थी 10+2 के रूप में आपने शामिल किया था, ठीक है, इसके पहले रिपोर्ट में भी आपने देखा। तो 10वीं के पश्चात में इसको एक कहना चाहिए अनिवार्य विषय के तौर पर शामिल नहीं किया जाता था, एक वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया जाता था, ऐच्छिक रूप में शामिल किया जाता था कि हाँ किसी को लेना हो तो ले लो, कर लो साथी। और खासकर उसको इस टाइप से डेवलप किया गया था कि जिन विद्यार्थियों का गैप हो जाता था स्कूल में वो ही उसको करते थे, यानी मुख्य जो शिक्षा कहलाती थी उससे नहीं जोड़ा गया था। और खासकर जिनका गैप हो गया उनके लिए अलग से, तो बोले साहब ये दर्शाता है कि साहब जो प्राइम एजुकेशन है हमारी, जो प्रमुख धारा है शिक्षा की, उसे कमतर समझा जा रहा है। तो ऐसे विद्यार्थी इसको करते हैं जिनका गैप ऐप हो जाता है। इस टाइप की एक नकारात्मक अवधारणा बन गई थी उस चीज को लेकर के, जबकि हमको इसको अनिवार्य के रूप में शामिल करना था। इन सब चीजों को चेंज किया गया है एनईपी 2020 में, जिसकी ये लाइन लिखी हुई है कि उसके साथ में इंटीग्रेटेड किया गया है, मुख्य धारा में जोड़ा गया है। ये पॉइंट अपन को ध्यान रखना है। कैसे जोड़ेंगे, क्या क्या करेंगे, पूरा का पूरा एक स्किल को लेकर के इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा। स्किल इंडिया मिशन के तहत कई पॉइंट्स इसमें आएंगे, चाहे स्किल इंडिया मिशन आए, चाहे एनएसक्यूएफ आए, ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट आएंगे, उनको देखना पड़ेगा। स्किल इंडिया मिशन में कितने मंत्रालय, 20 से अधिक मंत्रालय साथ में मिलकर के वर्क कर रहे हैं और ढेर सारे योजनाएं कार्यक्रम चला रहे हैं वोकेशनल एजुकेशन को लेकर के। इसमें हमने बात कही है समग्र शिक्षा की। समग्र का मतलब ही है कि जो आपकी स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग है उनके साथ में जोड़ा गया है किस चीज को, उठा करके वोकेशनल एजुकेशन को, यानी शिक्षा के व्यवसायीकरण की बात कही गई है, उसको मुख्य धारा में लाया गया। इसका मतलब यह होता है इसके रूप में काम कर रहा, कौन वर्क कर रहा था जी, स्कूल शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, DOSEL के नाम से भी आप इसको जानते हैं। फुल फॉर्म आपको दिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेरी, ठीक, लिटरेसी पूछ दिया जाएगा। क्या नया है पुराने वाले से, पॉइंट नंबर 1 एनईपी 2020 में क्लास 9 से शामिल कर दिया है आपने। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके लिए है, पहला ही पॉइंट है, कक्षा 9वीं से ही व्यावसायिक शिक्षा को इसमें जोड़ दिया गया था। 9वीं से लेकर 12वीं, तो ये तो स्कूल में हो गया, और उसके बाद में आप हायर एजुकेशन पर तो जोड़ेंगे ही। एक्चुअली पुरानी धारणा में ये था कि हायर एजुकेशन में यानी कॉलेज में, पॉलिटेक्निक कॉलेज इत्यादि संस्थानों के माध्यम से जो डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह करवाए जा रहे थे,
उनमें तो पहले ही था वोकेशनल एजुकेशन। स्कूल में आपके ऐसा फॉर्मेट देखने के लिए नहीं था आपको। पहली बार इसमें क्या किया गया, उठा करके 9th क्लास से ही जोड़ा गया है। और भी काम किए गए हैं। 9th क्लास से जोड़ा गया तो वहां से अपन जानते हैं कि 9th और 10th अलग स्तर पर अपन इसको देखते हैं, माध्यमिक स्तर पर, ठीक। जबकि 11th और 12th को अपन सीनियर सेकेंडरी के रूप में देखते हैं। जो 9th और 10th है, जिसको अपन माध्यमिक स्तर बोलते थे अभी, एक अतिरिक्त विषय के रूप में शामिल किया गया है। जबकि यहां पर इसको एक अनिवार्य विषय के रूप में भी शामिल किया गया है कि साहब आप उस रूप में उसको ले सकते हैं। पहले ऐसा देखने के लिए हमको नहीं मिल रहा था। बच्चों की जो भी एज होगी, शैक्षणिक योग्यता होगी, उसके अनुसार, हालांकि जो भी 11th-12th में मिलेगा उसमें एक पॉइंट जरूर है, कुछ विषयों में ये कंपलसरी किया गया है कि साहब आप जिस स्ट्रीम में पढ़ाई कर रहे हैं उस स्ट्रीम से रिलेवेंट होना चाहिए आपका वोकेशनल एजुकेशन वाला सब्जेक्ट, या दोनों में आपस में लिंक होना चाहिए, ठीक, अलग अलग नहीं होना चाहिए। और क्या किया गया है इसमें, हब एंड स्पोक मॉडल अपनाया गया है। क्या अपनाया गया है, हब एंड स्पोक मॉडल के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है। हब क्या है, स्कूल में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वोकेशनल एजुकेशन में ट्रेनिंग देनी पड़ेगी आपको, ना केवल पढ़ाना है बल्कि उनको प्रैक्टिकल करवाना है। कोई मशीन चलाना है तो मशीन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो जहां पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वहीं ना आप ट्रेनिंग दे पाओगे। तो जिन भी स्कूलों में ये इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको क्या कहा गया, हब। पड़ोस के मान लीजिए 4 स्कूल में ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, तो जिन 4 स्कूलों में नहीं है वो एज अ स्पोक्स जुड़ेंगे, वहां के विद्यार्थी एज अ स्पोक्स जुड़ेंगे, किससे, उस मेन स्कूल से जहां पर यह मूलभूत सुविधा है, जिसको अपन ने हब कहा है। और इस प्रकार से वहां जा करके वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि स्कूल नंबर 4 में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो फिर वहां कैसे हो, तो बोले 4 में नहीं है ना, नंबर 1 वाले में है ना, उससे जोड़ो इसको। तो ये पॉइंट वहां पर ऐड किया गया है। इस ढांचे को, इस स्ट्रक्चर को ही क्या कहा जा रहा है, हब एंड स्पोक मॉडल करके कहा जा रहा है। आजकल जिस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप ऑब्जर्व करें, गवर्नमेंट जो भी उसको एक कॉन्सेप्चुअल वे में देखती है, प्रस्तुत करती है, उन वर्ड्स को ही पूछा जा रहा है। पहले ये जरूर था कि जब इजी पेपर आता तो उसको फैक्ट के रूप में पूछ लिया जाता था। अब उसी फैक्ट्स को एक कॉन्सेप्ट के साथ में जोड़ करके पूछा जा रहा है, उनके वर्ड्स के साथ में ही। इसलिए आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी साहब जी, कौन सा मॉडल हब एंड स्पोक मॉडल के रूप में उसको सामने रखा गया था। नेक्स्ट, इनोवेशन, इंटर्नशिप, बैगलेस डे, इस रूप में भी इसको शामिल किया गया है। रोजगार मॉड्यूल इसका हिस्सा बनाएंगे। क्या क्या सिखाएंगे, सूचना संचार प्रौद्योगिकी कौशल, सेल्फ मैनेजमेंट, ये सब चीजें अपन उसमें सिखाने वाले हैं। ठीक, तो सीधी सी बात यह है, एनईपी में जो व्यावसायिक शिक्षा है उसकी एक नवीन परिकल्पना की गई है, या नवीन कल्पना की गई है। इसकी शुरुआत हालांकि बहुत पहले से हो चुकी थी। जो आपको दी हुई है 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 वाली बात दी हुई है, उसके भी पहले अपन देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना में 2009 में पहली पॉलिसी आ जाती है, 2009 वाली आपकी पॉलिसी कहलाती है। परंतु अपन यहां से देख रहे हैं, भारत में जो स्थिति बताई गई है, यह बताया गया है कि साहब भारत में 5% से भी कम लोगों को एक औपचारिक रूप से व्यावसायिक शिक्षा मिल पाती है। व्यावसायिक शिक्षा रोजगार का एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है किसी भी व्यक्ति के लिए। नहीं तो होता ही है कि साहब अगर वो शिक्षा प्राप्त नहीं है, सामान्य शिक्षा प्राप्त कर लिया आपने, व्यावसायिक शिक्षा है नहीं, ग्रेजुएशन के बाद में खड़े हैं कहीं काम मिल जाए, तो फिर कोई स्किल्ड ही नहीं सीख पाए, अपन स्किल्ड ही नहीं हो पाए, तो कैसे फिर दिक्कत जाती है बहुत सारे शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को। फाइनली बात यह है कि साहब 5%, कुछ कोर्सेज में भरपूर चांसेस होते हैं और कुछ में बिल्कुल कम से कम है या ना के बराबर है वाली बात है। ठीक, तो भारत में मात्र 5% विद्यार्थियों को ये चीज प्राप्त हो पाती है। जबकि अपन देखेंगे अमेरिका में कितना परसेंट दिया हुआ है आपको, 52% वाली बात कही है। जर्मनी में 75%, जबकि आप देखेंगे साउथ कोरिया में कितना परसेंट है, वो 96% आपको कहा गया है। भारत में 5, साउथ कोरिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, विकसित देश 96%। सीधी बात है कि उसको इस रूप में देखा जाता है साहब वहां पर जब ये व्यवस्थाएं हैं तभी तो वो प्राप्त कर पाते हैं। अगर वोकेशनल एजुकेशन ना हो वहां पर, नहीं तो फिर कैसे वो विकसित हो पाएंगे। तो ये वो मुद्दा करके कहलाता है। इस बात को पॉइंट आउट किया गया, आपकी एनईपी पॉलिसी वगैरह में फोकस किया गया है, और ये दर्शाता है कि साहब हमको एजुकेशन, वोकेशनल वाली एजुकेशन देनी है विद्यार्थियों को। भारत में सीधी बात यह है, व्यावसायिक शिक्षा बहुत कम विद्यार्थियों को प्राप्त है साहब। कारण क्या कहलाता है, जो कारण मैं आपको पहले ही बता चुका हूं।
जो ओल्ड मॉड्यूल था वो किस पर फोकस था, जो भी ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स होते हैं उन पर, यानी उनके लिए है। जो रेगुलरली पढ़ रहे हैं विद्यार्थी उनके लिए नहीं है। तो इससे एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर बनता है विद्यार्थियों के दिल दिमाग में, तो मुख्य धारा से वो जुड़ ही नहीं पाते साहब जी। ठीक, पढ़ाई भी की आगे 11th 12th भी पास करी तो उनके पास में एक वे ही नहीं होता कि हाँ कौन सी दिशा में हम चलें, कौन सा सब्जेक्ट लेकर हम वोकेशनल एजुकेशन प्राप्त करें साहब, उसकी ट्रेनिंग वगैरह प्राप्त करें। सीधी सी बात यह है कि ये विद्यार्थी वंचित रह जाएंगे साहब, अपनी उस फील्ड में ही वंचित रहने वाले हैं आपकी वोकेशनल एजुकेशन से। ठीक, तो एक नकारात्मक कहीं ना कहीं मैसेज जा रहा था, उस चीज को दूर करने के लिए ही जो नई पॉलिसी आपकी एनईपी और नई कौशल नीति जो हम लाए हैं 2009 वाली, उसके बाद अपडेट की उसको 2015 वाली, उसमें इन सब पॉइंट्स को फोकस किया गया है साहब। ठीक, 2013 में एनएसक्यूएफ हम लेकर के आ गए, उसके पश्चात में और भी जो प्रोग्राम आएंगे उन सब में हम इस बात को पॉइंट आउट करेंगे कि साहब पुरानी इस व्यवस्था को बदलना ही और बदल दिया है। तो बदला किस में है आपने, एनईपी 2020 में बदला है, कैसे कैसे बदला है साहब, अब उस चीज को देख लीजिए क्या क्या किया गया है एनईपी 2020 में। पहली चीज तो ये है, दो चार लक्ष्य वगैरह से ही आपको अनुमान लग जाएगा, 2025 तक 50% से अधिक विद्यार्थियों को वीई प्रोवाइड करना ही करना है, 50% से ऊपर, प्लस 2030 तक सभी उच्च शिक्षण संस्थान को बहुविषयक संस्थानों के रूप में डेवलप करना है, यानी कई विषयों में वोकेशनल एजुकेशन के साथ में वो अपने विद्यार्थियों को ना केवल डिग्री बल्कि उसकी ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराएंगे। भले ही 4 वर्षीय आप जो करा रहे हैं यूजी पैटर्न उसमें ही, परंतु मुख्य धारा में आपको उसको लाना ही लाना है। ये 2030 का लक्ष्य है, बहुविषयक संस्थानों के रूप में उनको डेवलप करना ही करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है अपने आप में, है ना। कभी को मेरू के नाम से और बहुत सारी चीजों के नाम से आपको पूछा जाएगा, तो ये चीज है इन उद्देश्यों से की जा रही है। ये पॉइंट दिया है आपको 2025 वाला। ये जो आपका पॉइंट है ये सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ा हुआ है, उसके भी संख्या नंबर कितने से, 4.4 से। ये महत्वपूर्ण बिंदु है अपने आप में। क्या मतलब है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, पहली बात तो किसके हैं साहब जी, बोले यूएन वाले हैं। कब के हैं, वर्ष 2015 के हैं। कुल कितने हैं, तो कुल 17 हैं। कौन कौन से हैं, बोले गरीबी मिटाना है, सभी को शिक्षा देना है, इस तरह से अपन देखेंगे। ऊर्जा, साक्षरता, जागरूकता, समावेश, है ना, समानता इत्यादि पॉइंटों को फोकस किया। शिक्षा कौन से नंबर के गोल में है उनके, तो 4th नंबर के गोल में है। सभी को शिक्षा, समावेशी शिक्षा, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के नंबर 4th जो आपका गोल है उसमें आपने इसको शामिल किया है। तो वहां पर क्या दिया हुआ आपको, एजुकेशन दिया है, जबकि वहीं पर 4.4 में क्या दिया है, वीई दिया हुआ है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। दूसरा पॉइंट, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक, जननांकी लाभांश, भारत को वर्ष 2012 से मिलने लगा, पॉइंट नंबर 1। जनसंख्या लाभांश क्या कहलाता है, जहां पर वर्किंग जो ग्रुप है उसकी आबादी का अधिक होना। भारत युवाओं का देश है, सीधी बात है, वर्किंग ग्रुप है साथ ही। लेकिन वर्किंग ग्रुप को काम तभी मिल पाएगा जब उनके पास में ये वाली एजुकेशन हो साथ ही, तभी तो अपन ग्लोबल पावर बन पाएंगे। तो इस पॉइंट के लिहाज से भी ये काफी अच्छा है, इसीलिए अपन ने इस पॉलिसी में इसको ऐड ऑन किया है, यानी एनईपी 2020 में अनिवार्यतः वीई को हमने सभी विषयों, सभी स्ट्रीम्स में, स्कूलों के स्तर पर, कॉलेज के स्तर पर शामिल किया है। उसकी वजह ये है ताकि ये वाला लक्ष्य और ये वाला लक्ष्य जो है आपका डेमोग्राफिक डिवीजन, इन दोनों को हम प्राप्त कर सकें, ये उसकी वजह है। डेमोग्राफिक डिविडेंड में बहुत ज्यादा तो नहीं, सिर्फ इतना पॉइंट आप और ध्यान रखना कि वर्किंग ग्रुप किसको माना जाता है, कार्यशील आबादी या जनसंख्या किसको माना जाता है, 15 से 64 आयु वर्ग को माना जाता है। इस मामले में गलती नहीं करना है आपको। व्यवसायिक शिक्षा का हब एंड स्पोक मॉडल इसमें दिया गया है, जैसा कि पहले बताया। हब क्या होगा, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है। स्पोक क्या होंगे, जिन संस्थानों में, जिन स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है वीई के लिए, तो वो जुड़ेंगे उनसे, आकर वहां पर ट्रेनिंग दी जा सकेगी साथ ही। ठीक है,
इसके साथ साथ अन्य जो संस्थान है हायर एजुकेशन के, वो भी एज अ पार्टनर वर्क करने वाले हैं। ठीक, प्रयोगशालाएं हो चाहे अन्य संस्थान हो, साथ ही इवन एनजीओ वगैरह और बाकी भी जो संस्थान है प्राइवेट संस्थान, वो भी सहयोग करने वाले हैं इसमें। उसका मॉडल भी डेवलप किया गया है। बी वोक, क्या बी वोक, ये डिग्री है साहब, कब से लेकर आए, 2013 से आप पहली बात तो लाए हैं। क्या होता है इसका मतलब, बैचलर इन वोकेशन, ये डिग्री कार्यक्रम 2013 से लाए हो। ये चीज एनईपी में कही गई कि ये पहले की तरह कंटिन्यू तो रहेगी, लेकिन इसके अलावा भी डिग्री कार्यक्रम में बच्चों को शामिल किया जाएगा। कितने वर्षीय, 4 वर्षीय। ये पूछा जाएगा आपसे, 4 वर्षीय बहु विषयक स्नातक कार्यक्रम, इसको भी ऐड कर दिया, यानी पुराना वाला ये चलता रहेगा। आप चाहें तो इसके साथ साथ, ये नहीं करना चाहते तो आप इसमें भी एनरोल्ड हो सकते हैं, नामांकन वगैरह वहां करवा सकते हैं। तो ये नई चीज की गई है, इसको बंद नहीं किया। इसी की तरह का अपग्रेडेड वर्जन ये वाला शामिल किया गया है, चालू किया गया है, इस बात को कहा गया था। ठीक है, मान लो पूछ रहे वीवो क्या है, ये 3 साल वाला है, ये वाला क्या है आपका 4 साल वाला आया हुआ था। ठीक, तो ये चीज है। स्कूल के लेवल पर भी कर सकते हैं, 10th के बाद में और 12th के बाद में भी आप कर सकते हैं। तो 2013 का ये आपका कहलाता है, इसको ध्यान रख लेना। 10वीं के बाद 2 साल के लिए आईटीआई वगैरह। ठीक है, ये वाला आपको दिया हुआ आफ्टर 12th वाला। इसके अलावा कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी लाए गए हैं वीई के लिए। वीई यानी वोकेशनल एजुकेशन की बार बार मैं बात कह रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म के रूप में बोल रहा हूँ। सॉफ्ट स्किल्स को भी डेवलप किया जाएगा, ये पूछा जाएगा पॉइंट। क्या सॉफ्ट स्किल्स क्या है, ये लोक विद्या क्या है, ये आपका ओडीएल मॉडल का क्या है आपका। ठीक, नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, इन पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक एक करके बात करते हैं। सॉफ्ट स्किल्स, तो जितने भी कौशल होने वाले हैं स्कूल में ही सिखाए जाएंगे, उनका कोर्स का सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि हाँ आपने इस चीज को कंप्लीट किया हुआ है। लोक विद्या भी इसमें शामिल किया गया है। ये क्या है, भारत का जो पारंपरिक व्यवसायिक ज्ञान रहा है प्राचीन भारत में, प्रारंभ से ही जो रहा है, उनको भी सिलेबस में शामिल किया जा रहा है साहब। वो चीजें भी सिखाई जाएंगी। उसको क्या कहा गया है, लोक विद्या। लोक विद्या में कौन से आते हैं, प्राचीन काल में ही या मध्य काल में ही या पूर्व में ही भारत में विकसित किए गए विभिन्न जो भी व्यवसायिक कार्यक्रम हैं, उनके लिए सर्टिफिकेट कोर्स के तौर पर इसको शामिल किया गया है। चाहे कोई बढ़ई का काम करना चाहता हो, चाहे कोई सुनार का काम करना चाहता हो, चाहे कोई मोची का काम करना चाहता हो, इन सब चीजों को भी शामिल किया जाएगा। कोई खिलौने निर्माण वाला, कोई वस्त्र निर्माण वाला हो, उन सबको किसमें कहा अपन ने, लोक विद्या। पूछा जाएगा, पूछे जाने योग्य क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है अपने आप में। ये लोक विद्या के रूप में किसको डेवलप किया जा रहा है, किस तरीके का मॉड्यूल उसमें लाया गया है, पूछा जाएगा। तो स्कूल और कॉलेज के स्तर पर भी इसकी शिक्षा दी जाएगी, बहुत अच्छा मॉड्यूल है। अगर विद्यार्थी आ नहीं सकता, फिजिकली उपस्थित नहीं हो सकता वहां संस्थान में, अगर जरूरत हो रही है तो वहां पर ओडीएल मॉड्यूल डेवलप किया जाएगा। ये क्या होता है ओडीएल मोड, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, इसको डेवलप किया जाएगा। इसके माध्यम से भी वोकेशनल एजुकेशन के कोर्स संचालित किए जाएंगे। एनपीटीईएल वगैरह से लेके बहुत सारे प्लेटफॉर्म अब आप देख रहे हैं। नेक्स्ट, नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, ये प्रावधान भी लाया गया है किसमें, एनईपी 2020 में। क्या क्या है ये, या क्या चीजें हैं, एक नजर मार लीजिए। एनसीआईवीई क्या है, नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, इसको लाया गया है। क्या लक्ष्य है, अगले 10 वर्षों में या अगले दशक में बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से जितने भी संस्थान हैं, स्कूल हैं प्लस हायर एजुकेशन के हैं, उन सबको आपस में जोड़ा जाना है ताकि वे मिल करके दे सके। अर्थात स्कूल में आपने बच्चे ने प्राप्त करी वोकेशनल एजुकेशन, उसके बाद में स्कूल कंप्लीट हो गया 12th के बाद, अब वो कहाँ जाए, उसी फील्ड में हायर एजुकेशन उसको और चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल पर। तो इसीलिए इनको इंटीग्रेट किया जा रहा है साहब, स्कूल के बाद में आप सीधे इसी स्ट्रीम में हमारे यहाँ पर आ जाना, यूनिवर्सिटी लेवल पर या हायर इंस्टीट्यूशन जो है वहां पर आ जाइएगा, ताकि क्या ना स्किल गैप ना आए साहब। इसको डेवलप किया जा रहा है, कौन देख रहा है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस चीज को देख रहा है साहब। ठीक, नित नए इनोवेशन वगैरह इत्यादि को फोकस किया जा रहा है इस योजना के तहत।
और भी क्या क्या किया गया, अप्रेंटिसशिप वगैरह प्रोवाइड कराई गई है। व्यवसाय को अंतरराष्ट्रीय मानक वर्गीकरण के साथ में जोड़ा जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा बनाए गए जो श्रम मानक हैं उनके साथ में इसको जोड़ा जा रहा है, भारत के व्यवसायों को उसके साथ में जोड़ा गया है, इस फ्रेमवर्क को जोड़ा गया था ताकि विद्यार्थियों को यह ज्ञान हो सके, सीख सकें वो इस चीज को, आगे उनको बढ़ने में काम आ सके, ना केवल नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी हम वर्क फोर्स जो फोर्स है वो प्रोवाइड कर सके साहब। ठीक है, तो ये चीजें हैं। प्लस ड्रॉप आउट वाले जो भी विद्यार्थी हैं उनको तो फोकस कर ही रहे हैं साहब, उनको जोड़ा जा रहा है इसके माध्यम से। अर्थात किसी की बंद भी हो गई है पढ़ाई, गैप आ गया है, उनको भी फोकस किया जा रहा है। कई संस्थान मिलकर इसमें काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं, उनमें से एक जो आपको कहलाएगी ये पूरा का पूरा अम्ब्रेला मॉड्यूल कहलाता है, या अम्ब्रेला योजनाएं कहलाती हैं। यानी बीच में एक सेंट्रल हब कहलाएगा, उससे जुड़े हुए पूरे स्पोक्स कहलाएंगे, एक छाता बनाएंगे साथ। कौन कौन से हैं इसके घटक है, थोड़ी सा पॉइंट वाइज कर लीजिए। NSQF 2013 में आप इसको लेकर के आए हैं, नेशनल स्किल फ्रेमवर्क क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, आप इसको लेकर के आए हुए हैं 2013 में। दिसंबर 2013 में, 27 दिसंबर 2013 में इसको अधिसूचित किया गया था। कैबिनेट कमेटी की जो अनुमति है उसका अप्रूवल वो 9 तारीख को मिल गया था, बट गजट में कब आया, 27 दिसंबर। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, डेट्स वगैरह पूछी जा सकती हैं। क्या है, योग्यता के आधारित एक ढांचा है साहब जी। सीधी बात यह है कि वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए कितने स्टेजेस इसमें बनाए गए, कितने चरण है, तो ध्यान रखने वाली बात है 10। ठीक, तो ये एक फ्रेमवर्क है अपने आप में, इस चीज को आप देखें 10 स्तर पर इसको कैटेगराइज किया गया है साहब जी। कौन कौन देख रहा है, HRD मंत्रालय द्वारा जारी किए गए NBEQF हो, चाहे अन्य संस्थान हो, सभी इसके साथ में जुड़े हुए हैं। अभी हाल ही में 2 साल पहले का ये चर्चा का विषय रहा, अभी भी नित नई योजनाएं इनके द्वारा लॉन्च की गई, और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं, बट उन पर चर्चा अपन बाद में अलग करेंगे, यहां पहले इसको जान लीजिए। DGT, NSQF और आपके इस प्रोग्राम को जोड़ा गया था, जोड़ करके पूरा पूरा एक मिला जुला सिलेबस बनाया जा रहा, ताकि विद्यार्थी ना केवल शिक्षा प्राप्त कर सके, सर्टिफिकेट प्राप्त कर सके, बल्कि आगे भी फॉरवर्ड वे में या हायर वे में ट्रेनिंग प्राप्त कर सकें साहब। ठीक है, तो ये चीजें हैं, एक समझौता था ये वाला, तीनों के बीच में हुआ, एडोब इंडिया और ये संस्थान हो। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी एक पार्टी है। क्या है ये साहब जी, सार्वजनिक निजी भागीदारी पर PPP मॉडल पर आधारित में पहली संस्था कहलाती है जो कि NSDC के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रही है, धन प्रोवाइड करा रही है। जबकि ट्रेनिंग कौन देगा, वो ये देगा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग साहब जी। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है साहब जी। इस पॉइंट को ध्यान रखना, पूछा जा सकता है आपसे ये। क्लियर, तो ये कुछ बिंदु हैं जो आपको NEP में कहीं ना कहीं समाहित किए गए हैं। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल, वोकेशनल एजुकेशन में आप जानते हैं कि सभी प्रकार की तकनीकी शिक्षा आएगी, चाहे वो चिकित्सकीय शिक्षा हो, चाहे प्रोफेशनल्स वाली शिक्षा हो, एग्रीकल्चर वाली शिक्षा हो, एजुकेशन हो, चाहे टेक्निकल एजुकेशन हो, उन सभी को समाहित किया जाता है। NEP में इन सभी को इंटीग्रेट किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। उन विद्यार्थियों के लिए जो कि रेगुलर स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी, या उन विद्यार्थियों के लिए भी इन केस यदि वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो इन संस्थानों के द्वारा बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज डेवलप किए जा रहे हैं, करने की अनुमति दी गई है, शासकीय तौर पर दी गई है। फॉर एग्जांपल, टेक्निकल एजुकेशन के संदर्भ में यदि हम बात कर लें तो उनमें से एक बहुत ही खास विषय जो चर्चा का है वो है मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग वाला, आर्किटेक्ट का। इन सभी के वोकेशनल एजुकेशन के जो कोर्सेज हैं उनको लॉन्च किया गया है, या पुराने जो कोर्सेज उनको नए तरीके से डेवलप किया गया है,
ताकि रेगुलर विद्यार्थी भी प्राप्त कर सकें, और नहीं कर पा रहे तो कम से कम उसका डिप्लोमा तो ले ही सकें, और उनको इक्विवेलेंट दर्जा दिया गया है। पहले कुछ जगह बस ही ये होता था, बाकी जगह नहीं होता था। अब लगभग सभी स्ट्रीम में इसको शामिल किया गया। फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग, जैसे किसी वैकेंसी में आप देखते हैं कि साहब मांगा गया होता है कि हाँ इंजीनियरिंग विषय आपका होना चाहिए। एक तरीका इंजीनियरिंग का ये है कि हाँ अपन ने बीई किया था, ठीक है, फला फला कॉलेज यूनिवर्सिटी से किया, एक वो होता है। एक चीज और होती है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा किया। पहली बात तो समय कम लगा, उसमें पैसा भी कम लगेगा, और जब आप वैकेंसी का फॉर्म भरोगे तो आप उस पॉइंट को देखोगे, तब दोनों को इक्विवेलेंट मान्यता प्राप्त होती है। तो ये चीज क्या है, या तो रेगुलर शिक्षा में आप प्राप्त कर लीजिए उस चीज को, उसके बाद में आप नहीं कर पा रहे मान लीजिए इनकेस, तो फिर आप चाहो तो अलग से उसका डिप्लोमा कर सकते हैं, और उनको समानता का दर्जा दिया गया। तो ये पहले कुछ चीजों बस में होता था, सब में नहीं होता था। अब इसमें जो एनईपी है 2020 है, इसमें इस बात को शामिल किया गया है कि सभी संस्थानों में इस चीज को किया जाएगा, विशेषकर टेक्निकल एजुकेशन में। तभी जाकर के एनईपी का जो आपका लक्ष्य है कि भारत को एक नॉलेज सुपर पावर बनाना है, हम बना पाएंगे। क्लियर पॉइंट है ये। अब वो चाहे लॉ की एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ वाली हो, स्वास्थ्य वाली हो, मेडिसिन सेक्टर हो, आपका एग्रीकल्चर वाला हो, सबसे ज्यादा पॉइंट आउट दूसरा जो विषय किया गया है वो है एग्रीकल्चर का। जो कृषि संस्थान है, विश्वविद्यालय हैं, उनके बारे में बात कही गई है। भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उसके टोटल 9%, पहली बात तो ये है संस्थान, ठीक। जबकि यहाँ पर जो नॉमिनेशन रेट है वो बहुत ही कम है, जो कि चिंता का विषय, मात्र 1% होता है। पहली बात तो है कि इसको दूर करने की बात कही गई है एनईपी 2020 में, इसको बढ़ाना है। साथ ही साथ नित नए इनोवेशन, रिसर्च, इनको बढ़ाना है। प्लस यहाँ पर भी डिप्लोमा कोर्सेज जो हैं आपके, उनको नए तरीके से फ्रेमिंग की गई है साहब जी। तो ये खास पॉइंट है। ऐसा ही जो लॉ की एजुकेशन है उसमें भी किया गया है, और इस सभी में इन बातों को ध्यान रखा गया है कि साहब वह विद्यार्थी जो वीई पैटर्न पर ये शिक्षा प्राप्त कर रहा है, उसको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आप दे रहे हैं, वो इक्विवेलेंट रहे, ना केवल भारत में जॉब पाने के लिए बल्कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी जॉब अप्लाई करने के लिए। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय जो मानक है उनके साथ में जोड़ा जा रहा है, वो चाहे वो श्रम मानक हो, चाहे टेक्निकल मानक हो, चाहे क्रेडिट बेस्ड जो सिस्टम कहलाता है ग्लोबल, उस तरीके से उसको जोड़ा जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज की गई है। तो ये पहली पहली बार हमें किस एजुकेशन पॉलिसी में देखने को मिलती है, 2020 वाली न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखने को मिलती है, जिसका सारी बातों का सार ये है, इंटीग्रेट किया है, उठा करके जोड़ा है। जो अभी तक बिखरा हुआ था, अभी तक जो अपग्रेडेड नहीं था, उन सभी को उठा करके एक जगह पर जोड़ा गया है, सीक्वेंस में जोड़ा गया है, प्लस उनको अपग्रेड किया है। नए नए प्रोग्राम्स हमने लॉन्च किए हैं, डिग्री कोर्सेज भी हैं, उनके डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं। साथ ही साथ विद्यार्थी जो रेगुलर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए भी अवसर है, जो ड्रॉप आउट है उनके लिए भी अवसर है। जो रेगुलर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, बोले सर हमारा इंजीनियरिंग चल रहा है या हमारा बीए चल रहा है, बोले आप इसके साथ साथ 2 सब्जेक्ट या 1 सब्जेक्ट इनके भी लेकर के चल सकते हैं, और उसका आपको अलग से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, उसकी मान्यता रहेगी, आगे आपको जॉब वगैरह में वह काम आएगा। ये किन विद्यार्थियों के लिए, जो कि रेगुलर हैं। जो रेगुलर नहीं है, ड्रॉप आउट वाले हैं, उनके लिए अलग से, साहब आप कॉलेज की एजुकेशन नहीं कर रहे हैं या स्कूल की 12th वाली अपनी नहीं कर रहे हो, तो आप ये कर लीजिए। इसको भी मान्यता दी जा रही है या दी गई है। ऐसी पूरी की पूरी कल्पना किसमें की है, 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में की गई है। मामला क्रिस्टल क्लियर है अपन को ये, इसको लेकर कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। एक बार और आप इस पर नजर मारेंगे, जो भी चीजें हैं वो संशय आपके दूर हो जाएंगे। अब एक बार बिल्कुल बिगिनिंग से एनईपी 2020 जो खास खास पॉइंट हैं, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, उनको बस देख लीजिए कि हाँ अति महत्वपूर्ण पॉइंट। बाकी पढ़िएगा, समझिएगा, और समझा आपने, परंतु ध्यान रखने योग्य जो तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं,
वो कौन कौन से? पहली बात तो उद्देश्य क्या है एनईपी 2020 का, ये है साहब। ठीक। सिम क्या है? SIM, स्किल इंडिया मिशन है साहब। ठीक है। क्या किया गया है? सारी शिक्षा के साथ में जनरल एजुकेशन जोड़ा गया है, उसको इंटीग्रेट किया गया, सारे मंत्रालय इत्यादि काम कर रहे हैं। कितने से ज्यादा मंत्रालय? बोले 20 से ज्यादा। समग्र शिक्षा इसे ही कहा जा रहा है। समग्र शिक्षा का मतलब क्या है? जनरल एजुकेशन के साथ में VE को जोड़ना। क्या किया गया है इस योजना के तहत? समग्र शिक्षा योजना है, ध्यान रखना, ये प्रोग्राम है। इसके तहत ये वाला संस्थान स्कूल से लेकर के आगे तक शिक्षा प्रदान कर रहा है। कौन सी क्लास से स्टार्ट है? 9th क्लास। कितने हिस्सों में बांटा? 2 में। 9 12th वालों का अलग है, 11 12th वालों का अलग है साहब। ठीक। तो ये चीज की गई है। हब एंड स्पोक मॉडल ध्यान रखना पड़ेगा, इसको भी डेवलप करने का कॉन्सेप्ट है, किया जा रहा है। नई जो इसकी कल्पना है, क्यों की गई है? क्योंकि 5% वाली बात है, हमारे यहाँ पर स्किल्ड लोगों का 5% एजुकेशन प्राप्त है, बाकी दुनिया के देशों में ज्यादा यहाँ पर है। इन्हीं देशों के नाम हो सकता है पूरे अमेरिका के 52%, जर्मनी का 75 और साउथ कोरिया कितना है साथी? ज्यादा से कम के क्रम में जमाई। तो थोड़ी सा फिगर ये ध्यान रखना। इस नीति में एनईपी 2020 में किनको? स्कूल हो चाहे कॉलेज हो चाहे यूनिवर्सिटीज हो, इन सभी में व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रम को जोड़ा गया है, एड ऑन किया गया, इसको ही कहा गया इंटीग्रेट करना था भी। कुछ लक्ष्य लेकर के अपन चले हैं। 2025 तक कितने विद्यार्थी? 50% को VE प्रोवाइड करना है। सतत विकास लक्ष्य में कहाँ दिया है? 4.4 में दिया है साहब जी। ठीक। सतत विकास लक्ष्य कितने हैं? तो टोटल 17 है। कब से कब तक के हैं? 2015 से 2030 के बीच में अपन को उसको पूरा करना है। 15 ईयर्स के लिए टोटल 17 आपके गोल्स रखे गए हैं। ये मॉडल आपको बताया है, स्पोकन हब मॉडल। VOC ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 4 वर्षीय बहुविषय के स्नातक कार्यक्रम आ गया है, तो ये भी रहेगा। और अब जो नए विद्यार्थियों के उनके लिए ये रहने वाला, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। स्कूल और कॉलेज दोनों के लेवल पर ODL मोड पर दिया जाएगा। ठीक। NCIVE क्या है? क्या काम कर रही है? स्कूल और हायर एजुकेशन के साथ में मिलकर काम कर रही साहब जी। लक्ष्य अगले 10 सालों में जोड़ना ही जोड़ना है। ठीक। अंतरराष्ट्रीय मानक वर्गीकरण किया जा रहा है, उनके साथ में जोड़ना है। विशेषकर किसकी बात हुई? ILO। कुछ नहीं तो ले दे के पूछेंगे ILO कब बना साहब? 1919 में बना। मुख्यालय कहाँ पर है साहब? ऐसे पूछ देंगे। ILO को, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान में प्रमुख कौन है? ILO को क्या शांति का नोबेल मिला है? बोले हाँ जी, इसकी स्थापना के जब 50 वर्ष हुए थे तब दिया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन हो सकता है बेसिक से जोड़ करके पूछे जाएं, तो प्रिपेयर रहिएगा। NSQF कब का है? 2013 का। एग्जैक्टली डेट पूछे तो आखिरी में, दिसंबर के महीना आखिरी का, और उसमें भी सबसे आखिरी में इसको लॉन्च किया गया। कितने स्टेजेस का है? बोले 10 स्टेजेस वाला है साथी। सबके साथ में मिलकर काम कर रहे हैं साहब। त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन, थोड़ी सा एक पॉइंट देख लो, कम महत्व का है। किनके बीच में है? ये वाला पॉइंट आपने देख लिया। DGT क्या है? NSDC क्या है? इसको थोड़ी सा नजर मार लिया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको बताए गए। और इसके अलावा कुछ और संकल्पना ये है कि जितने भी वोकेशनल एजुकेशन के अंदर का सेक्टर आते हैं, चाहे मेडिकल सेक्टर की एजुकेशन हो, चाहे लॉ की हो, चाहे टेक्निकल वाली हो, चाहे एग्रीकल्चर वाली हो, उन सबको भी जोड़ा जा रहा है। उसके नित नए कोर्सेज को डेवलप किया जा रहा है। डिग्री एंड डिप्लोमा, डिग्री तो पहले से ही पाठ्यक्रम था, बट वो रेगुलर स्टूडेंट्स को ही मिल पाता था। यही वजह है कि इनमें भिन्न भिन्न सब्जेक्टों को लेकर के, स्ट्रीम्स वगैरह को लेकर, या कुछ पॉइंट्स को लेकर के, खास खास फील्ड्स को लेकर के डिप्लोमा कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो आपको याद रखने जरूरी हैं। प्लस इसके पहले अपन ने कुछ कमिटीज के नाम देखे, चाहे सप्रू कमेटी देखी हो आपने, इनको ध्यान रखना। किसी विद्यार्थी को कोई प्रश्न पूछना हो इतने में तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये है प्रिंसिपल ग्रेड 1 और 2 का पार्ट बी, यूनिट नंबर 1 का पहला टॉपिक जो आपने देखा, ये वो है, उसको आपने पढ़ा। और भी इसको करंट के साथ में हमको अपडेट करना पड़ेगा। कई पॉइंट अभी और आएंगे, बाद वाली क्लासेस में आएंगे। कुछ चीजें बहुत ही शॉर्ट में बताई, ताकि आप दिमाग में एक रूपरेखा बन सके, एक फ्रेमिंग आप उस चीज को कर पाए। यही वजह है कि बहुत सारी चीजों को आपको यहाँ पर शॉर्ट में बताने का प्रयास किया, ताकि दिमाग में कम से कम ये रूपरेखा तो बन सके, हाँ अपन को पढ़ना क्या क्या है। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिनकी आगे भी चर्चा होगी डिटेल में, अभी उन पर अपन आने वाले हैं।
लेकिन फिर भी जो भारत में कहा गया कि साहब व्यावसायिक शिक्षा का क्या स्ट्रक्चर है, उसका क्या मॉड्यूल है, कैसी क्या व्यवस्था है, पुरानी व्यवस्था क्या थी और एनईपी 2020 के पश्चात में किस कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपने इसके माध्यम से जान लिया। ये नोट्स आपको क्लास के ग्रुप में मिल जाएगा, उसको स्टडी कर लेना और विधिवत इसको तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से कल की क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।